जब मैं अपनी पीएचडी के लिए प्रपोजल वगैरह लिख रहा था तो उसमें भी यही मेरा फोकस था कि मैं टाइप 2 डायबिटीज़ को और ओबेसिटी को जो है ना वो फोकस करूँ। एक और शोबे को भी अपनाया है, पाकिस्तान में तो कॉमन नहीं है लेकिन जापान में बहुत ज़्यादा है, जो एजिंग है। मुझे पहली बात तो बताऊँ कि जापान ज़मीन पे एक जन्नत है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी मुल्क में ऐसा है, लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जापान में स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। असल में जो मैक्स स्कॉलरशिप है उसकी अमाउंट टोटल होती है 1,50,000 येन के तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ही ऐसी स्टोरीज़ को आपके सामने लेके आते हैं जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड की हो या जिनका अपना एक्सपीरियंस इस तरह का हो कि वो अपनी गुफ्तगू से, अपनी इन्फॉर्मेशन से और अपने नॉलेज से लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर सकते हो। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने बेशुमार रिसर्च वर्क भी किया। इनका जो एक्सपर्ट एरिया था वो था चाइल्डहुड ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज़। इस पे इन्होंने क्या रिसर्च वर्क किया, अब तक ये कितने आर्टिकल्स लिख चुके हैं और जापान में ये पिछले 6 साल से मुकीम है, वहाँ पे ये क्या काम कर रहे हैं और वहाँ का लाइफस्टाइल क्या है और वहाँ स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, ये सारी बातें हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। सर, मुझे आगाज़ हम गुफ्तगू यहाँ से करेंगे कि आपका रिसर्च की तरफ माइंड कब और कैसे डेवलप हुआ, कब आपने सोचा कि मैंने पीएचडी करनी है और आगे रिसर्च में काम करना है, ख़ास तौर पे चाइल्डहुड ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज़? देखें, जब मैं अपने मेडिकल के 3rd-4th ईयर में था उस वक़्त हम काफ़ी रिसर्च पेपर्स पढ़ा करते थे, तो हमेशा से ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी इस तरह का कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करूं, इस तरह की कोई रिसर्च पब्लिश करूं। तो वहाँ से असल में मुझे मोटिवेशन मिली कि वो रिसर्च पेपर पढ़ने, उनकी फाइंडिंग्स देखनी, तो वहाँ से एक थोड़ा सा इंटरेस्ट था। फिर जब मैं क्लिनिकल में गया तो मैंने देखा कि हमारा यहाँ पे पाकिस्तान में डायबिटीज़ और ओबेसिटी का एक बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो मैंने असल में शुरू में जब मैं अपनी पीएचडी के लिए प्रपोजल वगैरह लिख रहा था तो उसमें भी यही मेरा फोकस था कि मैं इस डायबिटीज़ को, टाइप 2 डायबिटीज़ को और ओबेसिटी को जो है ना वो फोकस करूं और इसी पे कोई ऐसा प्रोफेसर ढूंढूं जो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सके। तो खुशकिस्मती से मेरा प्रपोजल एक जापानी प्रोफेसर थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर मैं मेरी पीएचडी भी वहाँ पे उन्हीं के साथ जो है हुई। जी, तो ये तो एक मेरी मोटिवेशन थी जो मैंने अपने 3rd ईयर और 4th ईयर से ली जब मैं मेडिकल का स्टूडेंट था। तो बस इसी तरह से फिर मैंने आगे अपना जो करियर है पीएचडी के बाद भी वो भी रिसर्च में ही रखा और अभी भी मेरी जो रिसर्च है, जो यूनिवर्सिटी में मैं एज अ रिसर्च साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ, तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ से रिलेटेड है। और इसके अलावा मैंने अभी एक और शोबे को भी अपनाया है जो मेडिकल में बड़ा, पाकिस्तान में तो कॉमन नहीं है लेकिन जापान में बहुत ज़्यादा है, जो एजिंग है। एजिंग सही जी। तो सर, अभी तक आप कितने रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स लिख चुके हैं? मेरे तकरीबन 10 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जो हाई इम्पैक्ट फैक्टर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हैं और अभी तकरीबन 6 के करीब जो हैं वो पब्लिश होने के करीब हैं। तो कोरोना की वजह से आपको पता है कि थोड़ा सा गैप आया मेरे पब्लिकेशंस में, लेकिन ये है कि अब इंशाल्लाह वो ऑन गोइंग है जो मेरा रिसर्च मैंने कर चुका हूँ। मेरे असल में जो डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो फाइज़र हेल्थ फाउंडेशन उसने फ़ंड किए हैं। फाइज़र आपको पता है एक बड़ी कंपनी है जो वैक्सीन भी बनाती है, जैसे कोरोना की वैक्सीन उन्होंने बनाई, तो उनसे फंडिंग है मेरे प्रोजेक्ट्स की जो डायबिटीज़ पे फोकस करते हैं। सही। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप जापान में मुकीम हैं तकरीबन पिछले 6 सालों से। जी सर, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, आपको जापान कैसा लगता है? मुझे पहली बात तो बताऊँ कि जापान ज़मीन पे एक जन्नत है। बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है वहाँ पे, हर तरह की आज़ादी है, कोई किसी को रोकता टोकता नहीं, कोई इस तरह का नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी मुल्क में ऐसा है, लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जापानी लोग ख़ुद भी बहुत हेल्पिंग हैं, मदद करते हैं,
ख़ास तौर पे फॉरेनर जो मैं एज अ स्टूडेंट मुझे बहुत दफ़ा अगर किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो जापानी लोग मेरे आगे थे, उन्होंने मेरे सपोर्ट किया, हेल्प किया। तो इसी तरह से जब मैंने अपनी फैमिली को इनवाइट किया था जापान में, तो सब ने मुझे सपोर्ट किया, इनिशियल सेटल डाउन से लेके अपार्टमेंट सर्च से लेके हर चीज़ में। तो बहुत आसान ज़िंदगी है वहाँ पे। सर स्टडी की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो बैचलर लेवल पे भी हैं, मास्टर के लेवल पे भी हैं और पीएचडी के लेवल पे भी हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जापान में, आप क्या देखते हैं? सबसे पहली बात यह है कि जापान में स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सही। हाँ, जो स्कॉलरशिप्स हैं बेसिकली जो फोकस्ड एरिया होता है वो मास्टर या पीएचडी। सही। बैचलर में भी स्कॉलरशिप है, लेकिन जो ज़्यादातर पाकिस्तानी जाते हैं वो मास्टर करते हैं यहाँ जापान में, या फिर पीएचडी करते हैं। जैसे कि मैं पीएचडी में वहाँ पे गया। तो डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं जापान में, जैसे कि जापानीज़ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है जिसे आम ज़बान में हम मैक्स्ड स्कॉलरशिप कहते हैं। इसी तरह से एशियन डेवलपमेंट बैंक है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी फोकस्ड होती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। तो इसी तरह से और भी छोटी छोटी स्कॉलरशिप्स हैं जो यूनिवर्सिटियाँ अपनी तरफ से देती हैं। बाज़ यूनिवर्सिटियाँ भी फ़ंड करती हैं। तो जापानीज़ प्रोफेसर्स के पास बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं जो वो असल में अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी बहुत कम है। अगर मैं अपने शोबे की बात करूं, मेडिकल साइंस में बहुत कम पाकिस्तानी हैं। रिसेंटली मेरी यूनिवर्सिटी में 2 स्टूडेंट्स को मैंने रिकमेंड किया था, दोनों का एडमिशन हुआ। तो मैंने अक्सर देखा है कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, और अच्छी बात है, कम से कम एक फील्ड के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पे एक्सेप्ट हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी फील्ड के लोग भी एक्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन लोगों का स्टूडेंट्स का रुझान उस तरफ अभी नहीं है। मिसाल के तौर पर जो बायोमेडिकल साइंसेस के हैं या मेडिकल साइंस से हैं, क्लिनिकल साइंस से हैं, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ का नहीं पता। जैसे कि अभी मैं वापस आया हूँ तो मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई, कुछ जो मेरे कोलीग्स हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया अच्छा यार जापान में मेडिकल की स्कॉलरशिप मिल जाती है। मैंने कहा हाँ जी मिल जाती है। सर मैक्स्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो आपने बात की, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताएं कि ये किस तरह अवेल किया जा सकता है और ये कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए है, मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए, और इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? जो मैक्स्ड स्कॉलरशिप है बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता, और आपके प्रोग्राम की वजह से अगर लोगों को पता चलता है तो ये मेरे लिए एक बड़ी अच्छी बात होगी कि मैं लोगों को इस बारे में बताना चाहता हूँ। देखें, जो मैक्स स्कॉलरशिप है 2 तरह की होती है, एक यूनिवर्सिटी फंडेड होती है और एक एम्बेसी फंडेड होती है, जो एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान है। तो जो यूनिवर्सिटी फंडेड है, स्टूडेंट्स डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को अप्रोच करते हैं, यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस में अपनी ईमेल लिखते हैं कि मैं ऐसे ऐसे इंटरेस्टेड हूँ, तो वो फिर यूनिवर्सिटी उस स्टूडेंट को गाइड करती है। मिसाल के तौर पर रिसर्च प्रपोजल लिखें, अपनी पूरा एप्लीकेशन का एक मतलब पूरे डॉक्यूमेंट्स बना के उनको भेजने पड़ते हैं। तो वो फिर यूनिवर्सिटी जो है आगे अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को, जैसे कि प्रोफेसर हैं, जैसे किसी ने इंजीनियरिंग में दाखिला लेना है, तो वो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वहाँ पे उसकी सिलेक्शन होती है। तो ये ब्रीफली बता रहा हूँ। जो एक दूसरा तरीका मैंने बताया था एम्बेसी का, एम्बेसी में ये है कि एम्बेसी हर साल अनाउंस करती है कि हम मैक्स स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशंस वसूल कर रहे हैं। हर साल एम्बेसी वसूल कर ये जो एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान है इस्लामाबाद में, वो अनाउंस करते हैं, वेबसाइट पे आता है। तो वहाँ पे पूरा उनका एप्लीकेशन का तरीकाकार मौजूद है। सारी एप्लीकेशन फिल करके उनको भेजनी पड़ती हैं, बाय पोस्ट और बाय ईमेल भी भेज सकते हैं, मेरे ख्याल में दोनों तरीके मौजूद हैं। तो वो फिर एम्बेसी स्क्रीन करती है, जो सिलेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इंटरव्यू जो पास करता है फिर वो आगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, मतलब कि आगे मैक्स रिकमेंड करते हैं मैक्स स्कॉलरशिप के लिए। और इसमें जो एम्बेसी रिकमेंडेड है, इसमें ये भी ऑप्शन होती है कि आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, तो अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं। तो दोनों हैं कम्पिटिटिव, वेरी टफ, लेकिन ये है कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता अगर आप तरीक़ेकार से एक स्टेप बाय स्टेप चलें, तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं। और इसके लिए देखें, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें आइल्स चाहिए या टोएफल चाहिए। जापान जाने के लिए आइल्स या टोएफल की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती। जो यूनिवर्सिटी का इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर होता है कि हमने इंग्लिश में ये प्रोग्राम पढ़े हैं, वो काफ़ी होता है।
सर आपने बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह एक्सप्लेन कर दिया। मुझे यकीन है बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे हमारे इंटरव्यू को देख के जापान जाने के बारे में, स्टडी करने के हवाले से। लेकिन एक चीज़ लोगों के जहन में ये भी आती है कि स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप पे गए हैं या वैसे गए हैं, उनका सर्वाइवल वो किस तरह मुमकिन है, वो अपना सर्वाइवल कैसे वहाँ पर मेक श्योर कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। असल में जो मैक्स स्कॉलरशिप है, जिसकी अगर ज़रा डिटेल में बात की है हमने, उसकी अमाउंट टोटल होती है 1,50,000 येन के तकरीबन, वह 1,50,000 के 50,000 येन तकरीबन। तो वो इतनी होती है कि हम आसानी से गुजारा कर सकते हैं टोक्यो जैसे शहर में। सही। टोक्यो बहुत एक्सपेंसिव है। जो दूसरे सिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ सेंदाई है या फिर नगोया है या फिर ओसाका है, वो भी एक्सपेंसिव है लेकिन लेस एक्सपेंसिव है। तो वहाँ पे इतनी अमाउंट से अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। ये तो वो है जो हर महीने स्टूडेंट्स को 1,50,000 येन मिलते हैं। इसके अलावा कोई फ़ी नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा अगर प्रोफेसर इजाज़त दे, तकरीबन सबको इजाज़त देते हैं, पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं और एक हफ़्ते में तकरीबन 28 घंटे पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। तो जापान में जो सर्वाइवल बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बल्कि अच्छा है। हाँ, और इस अमाउंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो अपनी फैमिली को भी साथ रखते हैं। अच्छा। हाँ जी, अपनी वाइफ को इनवाइट कर लेते हैं, 1-2 साल के लिए वो भी वहाँ पे रहते हैं। तो इतने पैसे उनके लिए काफ़ी होते हैं मेरे ख्याल से। सर मुझे ये बताइएगा कि स्टडी के बाद इंटर्नशिप्स और जॉब्स, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ जापान में कैसी हैं? बेसिकली जापान में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कि जो मास्टर या पीएचडी करते हैं, थोड़ा सा ये होता है कि ढूंढनी पड़ती है। सही। ठीक है। जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मुझे पीएचडी के फ़ौरन बाद जॉब मिल गई। सही। बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं जो पीएचडी और मास्टर करने के बाद वहाँ पे मौजूद हैं और जॉब कर रहे हैं। सही। कोई इतना मसला नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती हैं। आपको पता है कि मैंने ग्रेजुएट वो तो हर जगह पे करनी पड़ती है। हाँ जी, मैंने ग्रेजुएट होना है और तकरीबन 4-5 महीने पहले से जॉब सर्च करना शुरू कर दें। वहाँ पे जॉब फेयर्स होते हैं, ठीक है। और हर यूनिवर्सिटी तो सॉरी नहीं, लेकिन तकरीबन सारी यूनिवर्सिटियाँ जॉब फेयर करवाती हैं। इसके अलावा जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ वहाँ पे, जो जापानीज़ कंपनियाँ हैं, उनके जॉब फेयर्स मौजूद हैं। तो इतना मुश्किल नहीं होता। स्टूडेंट्स जो जाते हैं 2 साल के मास्टर के लिए या 4 साल की या 3 साल की पीएचडी के लिए, कुछ तो जापानीज़ ज़बान पे फोकस नहीं करते। जो करते हैं मिसाल के तौर पर कन्वर्सेशनल जापानीज़ लैंग्वेज के लिए, मतलब कि इतनी हो जाए तो आसानी से जॉब मिल जाती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। सर आपका ताल्लुक तो चूँकि मेडिकल की फील्ड से है, शायद आपको इसलिए चीज़ें ज़रा आसान लग रही हो। क्या बाकी फील्ड्स में भी इतनी आसानी है? देखें, जो मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग या साइंस से बायोमेडिकल साइंस से मिलती जुलती जॉब्स आसान होती हैं, इतनी मुश्किल नहीं है वहाँ पे लेना। थोड़ी सी एफर्ट तो आपने जैसे मेंशन किया वो करनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता कि बैठे बैठे जॉब तो किसी को नहीं मिलती। तो थोड़ी सी एफर्ट करनी होती है, जॉब मिल जाती है आसानी से। बाकी फील्ड में भी मिल जाती है। कोई इतना इशू नहीं होता उसमें कि जॉब नहीं मिल रही। आपने अगर बिज़नेस में की है, मास्टर किया बिज़नेस में या पीएचडी किया तो जॉब में, ऐसा नहीं है। वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ मौजूद हैं और जॉब मिल जाती है। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी बहुत बहुत अच्छी कंपनियों में और बहुत बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर लेवल तक मौजूद हैं। तो ये इसकी एक एग्जांपल। सर फ्यूचर में आपका क्या गोल है? आप वहीं पे रह के कुछ करना चाहते हैं या क्या आपने माइंड में एक लॉन्ग टर्म विजन क्या सोचा है? मेरा अगला 5 साल का प्लान तो मैं आपको बता सकता हूँ क्या है। अगला 5 साल का मेरा प्लान जो है वो बिल्कुल जापान में रहना और अपने आप को थोड़ा सा अपनी रिसर्च को और मजबूत करना। और क्योंकि मेरी रिसर्च एरिया जो है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ से रिलेटेड है, तो इसमें और ज़्यादा रिसर्च की अभी बहुत ज़रूरत है और मुझे ख़ुद भी। तो अगले 5 साल तक तो मैं जापान में ही हूँ और वहाँ पे ही एज अ रिसर्च साइंटिस्ट काम करता रहूँगा। सही जी। अच्छा सर, कासिम अली शाह साहब के आपने लेक्चर सुने हुए हैं, उनकी फाउंडेशन को, उनके काम को आप कैसे देखते हैं? ये तो आपने मेरे दिल की बात पूछी है और यकीन करें कि हम अक्सर कासिम अली शाह साहब की वीडियोस देखते हैं और मैं ख़ुद मोटिवेट होता हूँ जब उनकी कई हुई बातें जो अक्सर मुझे काम भी आती हैं
और अभी ये फाउंडेशन बहुत अच्छे काम कर रही है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो पाकिस्तान में होना चाहिए था और हो रहा है इस फाउंडेशन की वजह से। सर जापान में जो है ना, वो एक बात मैंने सुनी थी, अब आप इसको सेकंड करेंगे, कि वहाँ लोगों में वफ़ादारी बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। इसकी क्या वजह है? ये उनका एक कल्चर है शुरू से। जापानीज़ लोग जो हैं वो अब देखें किसी भी काम से वो वफादार होते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी ने किसी कंपनी के साथ या किसी यूनिवर्सिटी के साथ जॉब शुरू कर ली, वो मरते दम तक वहीं पर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इतना वो सिंसियर हो जाते हैं, इतना वो वफादार हो जाते हैं। ये उनका एक कल्चर में है। मुझ ठीक है, मैंने देखा भी है लोगों ने चेंज की जॉब्स वगैरह, वो डिपेंड करता है, अपने अपने हालात वाक़यात होते हैं। लेकिन अक्सर वो ऐसा करते हैं कि एक कंपनी में सारी ज़िंदगी बसर कर देते हैं और वहीं से रिटायर होकर निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक अहमद साहब, आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, जापान के बारे में बताया, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, और ख़ास तौर पे जैसे इन्होंने मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में डिस्कशन की, और ये भी बताया कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, चाहे वो बैचलर्स, मास्टर्स और ख़ास तौर पे मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स, उनको तो ये रिकमेंड भी कर रहे हैं कि उन्हें जापान ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सर्वाइवल के लिए बड़ा एक अच्छा उनका सिस्टम है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।